हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जी डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो ये खान सर का पॉकेट जीके का एनालिसिस हम करा रहे हैं प्रतिदिन सुबह 6 बजे। ठीक है, एक दो दिन वीडियो गड़बड़ा गया था, नहीं आ पाया था, लेट से आया था। ठीक है, तो चलिए अब से कंटिन्यू चलने वाला है। थोड़ा सा समय उधर नहीं मिल पाया था इसलिए करके। ठीक है, तो आज हमारा जो सीरीज है वह है 20वां सीरीज है। ठीक है, और 20वां सीरीज जब हो जाएगा तो मैं एक मैराथन लाने वाला हूँ, है ना। इसके पहले हम 500 क्वेश्चन का मैराथन लेके आया था, और फिर जो है ये 500 क्वेश्चन का पार्ट 2 होगा। ठीक है, तो अगर जिसको भी रिवीजन करना है, एक मैराथन क्लास हम डाल देते हैं, आप उससे जा करके कर सकते हैं। एक वीडियो डलाया हुआ है, दूसरा डला जाएगा आज के बाद। ठीक है, तो आज का हमारा जो सेशन है वह 20वां सेशन है, और 1000 प्रश्नों तक चलने वाला है। ठीक है, तो चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, और फटाफट जो है हम खींचेंगे, और आपको जो है खटाखट दिमाग में सेटअप करना है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, सर मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी घाटी। ठीक है, थोड़ा सा पेन को चेंज कर लेते हैं। क्या करा, देखिए, मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी घाटी के गांव से 70,000 वर्ष पुरानी होमो इरेक्टस अर्थात मानव की खोपड़ी का अवशेष मिला है। ठीक है, तो मानव की खोपड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कई वर्ष पुराना? 70,000 वर्ष पुराना। क्या मिला है? तो मानव की खोपड़ी। ठीक है, तो पूछ रहा है कि अवशेष मिले हैं कहाँ से? तो हथनौरा से। हथनौरा वहां का जो है जगह का नाम है, मध्य प्रदेश के हथनौरा से। ठीक है, मध्य प्रदेश के हथनौरा से। अच्छा, इसकी खोज की अगर हम बात करते हैं तो इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था, ये भी तो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इसकी खोज जो है, खोज की अगर हम बात करते हैं, खोज जो है अरुण अरुण सोनाकिया अरुण सोनाकिया के द्वारा जो है ये खोज किया गया था। अगर इसमें पूछेगा तो 5 दिसंबर 5 दिसंबर 1982 को, 5 दिसंबर 1982 को इसका खोज किया गया था। अगला प्रश्न, क्रम मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी घाटी के हथनौरा गांव से 70,000 वर्ष पुराने होमो इरेक्टस अर्थात मानव की खोपड़ी की खोज किया गया था। तो किसके द्वारा खोज किया गया था? तो ये अरुण सोनाकिया। अभी जस्ट बताएं किसके द्वारा खोज किया गया है? तो अरुण सोनाकिया के द्वारा। देखिए, हर एक क्वेश्चन को जो हम बोर्ड पर लाने वाले हैं ताकि आपसे एक भी प्रश्न ना छूटे एग्जाम में। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम की बात करते हैं तो भारतीय भारतीय पुरातत्व है, भारतीय पुरातत्व विभाग विभाग के क्या थे? तो भारतीय पुरातत्व की बात करते हैं, विभाग के जनक है ना। विभाग के जनक के रूप में किसको जानते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फुट की बात करते हैं तो आपको जो है प्रागैतिहासिक काल का जनक। ठीक है, प्रागैतिहासिक प्रागैति प्रागैतिहासिक काल है ना, काल का जनक कहलाता है, जनक कहलाता है। काहे कहलाता है? ठीक है, इसको जो है रॉबर्ट ब्रूस फुट जो है ये आपको इंग्लैंड के था, और इनको जो है प्रागैतिहासिक काल का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके द्वारा जो है 1863 ईस्वी में, ठीक है, 1863 ईस्वी में पीछे पढ़ाए थे। ठीक है, में चेन्नई के पल्लावरम में नहीं पल्लावरम से जो है एक हाथ की कुल्हाड़ी है ना, एक हाथ एक हाथ की कुल्हाड़ी का जो है इन्होंने खोज किया था। कुल्हाड़ी की खोज जो है किया गया था। तो देखिए यहाँ पर जो है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1863 ईस्वी में चेन्नई के पल्लावरम से जब एक हाथ की कुल्हाड़ी की जब खोज किया गया तो रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा, कब? 1863 में। तो इसी समय से जो है चीजों को खोजने के लिए जो है क्या क्या किया, तो जारी हो गया। ठीक है, तो शुरुआत जो माना जाता है यही से 1863 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन, ज्ञानी मानव का प्रवेश माना जाता है किस काल से? तो ज्ञानी मानव जिसका नाम है होमोसेपियंस, तो इसका जो ज्ञानी मानव का प्रवेश माना जाता है उच्च पुरा पाषाण काल से। कहां से माना जाता है? उच्च पुरा पाषाण काल से। ठीक है, मध्य पाषाण काल की अवधि की अगर हम बात करते हैं तो अवधि जो है आपसे अगर पूछेगा तो 10,000 बीसी से लेकर के 8,000 बीसी हो जाएगा, है ना। 10,000 से 8,000 बीसी हो जाएगा। पूरा पाषाण काल की अवधि की अगर हम बात करें तो इसकी जो अवधि हो जाएगी आपको कितना हो जाएगा? तो 5 लाख ना, है 5 लाख 5
लाख बीसी से लेकर के जो है 2500 बीसी, 2500 बीसी तक जो है क्या कहा जाता है, तो पूरा पाषाण काल कहा जाता है, पूरा पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। और अगर आपसे पूछेगा पूरा पाषाण काल की जो शुरुआत हुआ था, शुरुआत वह किस काल से हुआ था, तो प्लास्टोसिन है, स्टोसिन युग से, प्लास्टोसिन युग से, प्लास्टोसिन युग से, इंपोर्टेंट है ना। डायरेक्ट पूछेगा कि पूरा पाषाण काल की जो शुरुआत हुआ है वह किस युग से हुआ है, तो प्लास्टोसिन युग से, प्लास्टोसिन युग से। ठीक है, तो अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ताकि हमारी मेहनत भी कामयाब हो। अगला क्वेश्चन, सर आग का आविष्कार माना जाता है, ठीक है, आग का आविष्कार जो माना जाता है वो कब से माना जाता है, तो ये माना जाता है आपको 954 की अगर हम बात करते हैं तो पूरा पाषाण काल से। ठीक है, पूरा पाषाण काल से आग का आविष्कार माना जाता है, कब से, तो पूरा पाषाण काल से। लेकिन पूरा पाषाण काल से तो माना जाता है, लेकिन मनुष्यों को इसका प्रयोग के बारे में जानकारी नहीं था कि कैसे जो है जलेगा, कैसे जो है आग लगेगा। हालांकि आग का जो आविष्कार हो गया था कब से हो गया था, तो पूरा पाषाण काल से ही हो गया था। ठीक है, मानव है ना, पूरा उच्च पूरा पाषाण काल की अगर हम बात करते हैं तो ज्ञानी मानव का जो है प्रवेश, ज्ञानी 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 मानव का प्रवेश जो है ये कब से माना जाता है, तो उच्च पूरा पाषाण काल से। अभी क्वेश्चन आया था। ठीक है, आगे चले, अगला क्वेश्चन, सितार व कव्वाली का आविष्कार माना जाता है। तो सितार और कव्वाली ये दोनों को बातों को ध्यान रखना है कि सितार और कव्वाली, सितार और कव्वाली का जो है आविष्कार माना जाता है, तो किसको माना जाता है, अमीर खुसरो को, अमीर खुसरो को। ठीक है, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है इसे तोता ए हिंद कहा जाता है, तोता ए हिंद है, तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो के बारे में कहता है कि इन्होंने जो है 7 सुल्तानों का जो है का शासन देखा है, शासन देखा, 7 सुल्तानों का शासन देखने वाला कौन है, तो आपको अमीर खुसरो है। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया की बात करते हैं तो का निजामुद्दीन औलिया जो है ये किसके गुरु थे, तो अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो के गुरु है ना, के अमीर खुसरो के गुरु, गुरु की बात करते हैं कौन है, तो निजामुद्दीन औलिया है ना। और औलिया के गुरु का नाम क्या है, ये भी तो पूछ सकता है। तो इनका गुरु की बात करते हैं, इनका गुरु का तो बाबा फरीद है ना, बाबा फरीद, बाबा फरीद। तो फरीद के चेला कौन हो गए, औलिया, औलिया का चेला कौन हो गया, अमीर खुसरो हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एएसआई स्टेनो में कि अमीर खुसरो का जो है चेला का नाम क्या था, सॉरी गुरु का नाम क्या था, तो निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, इब्न बतूता की बात करते हैं तो बगल में जूता, जूता नंबर 1333 ईस्वी में जो है ये आपको मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में आया था, शासन में आया है ना। आपसे पूछता है कि इब्न बतूता कब आया था, 1333 में, 13 नहीं, 1333 में, जूता नंबर 1333, इब्न बतूता जूता नंबर 1333, इसके समय में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में। ठीक है, इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है दिल्ली का काजी बनाया गया था, दिल्ली का काजी बनाया गया था। ठीक है, दिल्ली का काजी बनाया गया था। काजी मतलब क्या होता है, न्यायाधीश है ना, जो न्याय करता है। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था, देखिए अभी पढ़ा है निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, चलिए अमीर खुसरो की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो जन्म हुआ है, इनका जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म जो हुआ यूपी में हुआ है। ठीक है, यूपी में कहा, पटियाली में है ना, पटियाली, और पटियाली में कहा, तो एटा में है ना, एटा गांव का नाम हो गया, ये जिला का नाम हो गया, ये राज्य का नाम हो गया। ठीक है, ये अमीर खुसरो के बारे में आपके ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर, बलबन ने अपने को किस वंश का घोषित किया था, है ना, बलबन ने अपने आप को किस वंश घोषित कर दिया था कि हम जो है इस वंश का है। ठीक है, तो ये था आपको अफरासियाई वंश घोषित किया था, बलबन ने अपने आप को किस वंश घोषित किया था, तो अफरासियाई। ठीक है, यामिनी वंश की बात करते हैं
तो यामिनी वंश की बात करते हैं तो गजनी गजनी वंश को, है ना, वजनी वंश को यामिनी वंश भी कहते हैं। गजनी वंश को क्या कहते हैं? यामिनी वंश भी कहते हैं। आपसे अगर पूछेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, ऐबक ऐबक सिर्फ लिख रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह किस वंश से संबंधित था? तो इलवरी तुर्क था। कैसा था? इलवरी तुर्क था। इलवरी तुर्क था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक कैसा तुर्क था? तो इलवरी तुर्क था। ठीक है, बलबन, बलबन के बारे में अगर देखा जाए तो बलबन के बारे में जो है उपलब्धि थोड़ा सा ले लेते हैं। बलबन वही बलबन है, ठीक है, जिन्होंने सिजदा एवं पाबोस, सिजदा एंड पाबोस प्रथा को जो है लागू किया। बलबन, ठीक है, रक्त एवं लौह की नीति, रक्त एवं लौह की नीति, लौह की नीति किसके द्वारा? बलबन के द्वारा। ठीक है, बलबन के द्वारा जो है और क्या किया गया आपको? तो आपको तुर्कान ए चिहलगानी, तुर्कान ए चिहलगानी, ए चिहलगानी, चिहलगानी को समाप्त किया, को समाप्त किया। ठीक है, तुर्कान ने चिहलगानी को समाप्त किया। इक्ता प्रथा को समाप्त किया। इक्ता प्रथा, इक्ता प्रथा को क्या किया? तो समाप्त किया, समाप्त किया। ठीक है, ये था बलबन की ये सब उपलब्धि है। इसके शासनकाल की बात करते हैं, 1266 से लेकर के 1286 है, 1266 से लेकर 1286। राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, किसका सिद्धांत है? ये कौन बात बोला था कि राजा जो है पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसलिए मेरा बात मानना होगा। ये था आपको बलबन का सिद्धांत, तथा बलबन का सिद्धांत था। नासिरुद्दीन महमूद के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसका जो शासन था 1246 से लेकर के 1266, और इसी के शासन काल में जो है बलबन था। इसी के शासन काल में क्या था? बलबन था। और बलबन में जो है बलबन जो है आपको नायब के पद पर था, प्रधानमंत्री के पद पर था। इनके शासन काल में जो है बलबन, शासन में ना, इनके शासन में बलबन, बलबन जो है बलबन नायब के पद पर, नायब के पद पर था, है ना। किस पद पर था? तो नायब के पद पर था। और नायब सबसे बड़ा जो पद होता है, ठीक है, कार्य का संचालन यही करता है, प्रधानमंत्री ये करता है। जैसे हमारे भारत में प्रधानमंत्री ज्यादा काम करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति महोदय जो है कम करते हैं। ठीक है, चलिए, तो शासन, इनके शासन में बलबन जो है किस पद पर था? तो नायब के पद पर है। तो बलबन जो है किसी तरह से राजा बनना चाह रहा था, तो इनका जो है चमचई कर रहा था नासिरुद्दीन महमूद का। चमचई करते करते अपना पुत्री का शादी करा दिया, है ना। बलबन ने अपनी पुत्री का शादी, अपनी पुत्री पुत्री का शादी, है ना, शादी करा दिया। किससे? तो नासिरुद्दीन महमूद से। नासिरुद्दीन महमूद खुश हो गया। जब खुश हुआ तो इन्होंने जो है उपाधि दिया, है ना, बलबन को। बलबन को बलबन को जो है उलुग खां की उपाधि दिया। उलुग उलुग खां की उपाधि, उलुग खां की उपाधि दे दिया, है ना, उपाधि दे दिया। चलिए, सब बातें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, आंग्ल फ्रांस युद्ध। देखिए, आंग्ल मतलब अंग्रेज, फ्रांस मतलब फ्रांस। तो आंग्ल और फ्रांस युद्ध जो हुआ, जिसको कर्नाटक युद्ध भी कहते हैं, इनमें से सही कथन का चयन करें। मतलब प्रथम, द्वितीय, तृतीय, 3 गो युद्ध हुआ। ठीक है, तो तीनों का तीनों क्या है? सत्य है। तीनों का तीनों सत्य है। ठीक है, आपको यह याद रखना है कि प्रथम जो आंग्ल फ्रांस युद्ध हुआ था 46 से 48, दूसरा 49 से 54, तीसरा 56 से 63। ठीक है, पहला 46 से 48, 49 से 54, 56 से 63। तीनों को याद रखिए, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। 46 से 48, 49 से 54 और 56 से 63। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण था, ठीक है, प्रथम आंग्ल, यहाँ पर ये देखिए गड़बड़ हो गया, यहाँ पर मैसूर नहीं होना चाहिए। ठीक है? यहाँ पर जो है तो रहने देते हैं। ठीक है, तो रफ करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे, यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण का श्रेय जाता है। यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण, यूरोप की बात कर रहा है, हमारा भारत जो है कहाँ? एशिया में है। तो यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण का श्रेय किसको जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसका जन्म जो हुआ था तब 15 अगस्त 1769, ये तो याद हो गया होगा, कितना बार बता चुके हैं। मृत्यु की बात करते हैं तो 1821 में, 21 में। ठीक है, इसी के द्वारा जो है आपको
नेपोलियन बोनापार्ट की बात करते हैं, इन्होंने जो है बनियों का बनियों का देश किसको कहा था? इंग्लैंड को जो है बनियों का देश कहा था नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन बोनापार्ट की बात करते हैं तो इसका पिता है ना, इसका पिता जो है पेशा से क्या थे? तो वकील थे। पेशा से क्या थे? तो वकील थे। ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने जो है चलिए अब आगे बताते हैं। डेविड थॉमसन की बात करते हैं तो डेविड थॉमसन ने जो है नेपोलियन बोनापार्ट की हार की पहचान किया। ठीक है, कि कैसे हारा। तो डेविड थॉमसन ने कहा, क्या कहा सुनिए, है ना, इन्होंने कहा कि स्पेन की स्पेन की शक्ति को कम आंकना कम आंकना, है ना, ये जो है क्या पड़ गया? तो बोनापार्ट को महंगा पड़ गया। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन की बात करते हैं तो वाटरलू का युद्ध हुआ। ठीक है, वाटरलू का युद्ध हुआ इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ। वाटरलू का युद्ध जो है किसके किसके बीच में हुआ था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। ठीक है, तो ड्यूक ऑफ वेलिंगटन अंग्रेज की तरफ से थे। अंग्रेज के तरफ से जो है कौन था? तो ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड को क्यों मानी जाती है? काहे हुआ? इंग्लैंड में काहे हुआ, है ना, कहीं भी हो सकता था, तो काहे हुआ? क्योंकि वहां पर्याप्त कच्चे माल और पूंजी था, पैसा भी था, कच्चा माल भी था। कच्चा माल जो है भारत से सप्लाई करता था। अगला प्रश्न, इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस उद्योग से हुआ? ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति की तो शुरुआत हो गया। अगर आपसे पूछेगा इसकी शुरुआत जो है कईवीं सदी में हुआ था, तो 18वीं सदी बताइएगा। 18वीं सदी में, है ना। औद्योगिक क्रांति में ब्रिटेन के है, ब्रिटेन के ब्रिटेन के जो है ब्रिटेन के विरोधी नहीं कहेंगे, कंपटीशन, है ना, ब्रिटेन के कंपटीशन में, है ना, कंपटीशन में जो है कौन था? तो जर्मनी था। जर्मनी, ठीक है, जर्मनी था। ब्रिटेन के कंपटीशन में कौन था? जर्मनी था, है ना, कि हम भी औद्योगिक क्रांति लाएंगे। ठीक है, तो इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस उद्योग से हुआ? तो सबसे पहले जो उद्योग हुआ था सूती कपड़ा उद्योग। अगला प्रश्न, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, देखिएगा ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका पूछ रहा है। ठीक है, किस अधिनियम के तहत लाया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, 1919 की बात करते हैं तो प्रांतों में द्वैत शासन, प्रांतों में द्वैध द्वैध शासन जो लाया गया वो किसके तहत लाया गया था? 1919। 1935 की बात करते हैं तो प्रांतों में द्वैध शासन द्वैध शासन द्वैध शासन को समाप्त कर केंद्र में, है ना, द्वैध शासन लाया गया। किसके तहत लाया गया? तो 1935 के अधिनियम के तहत। 1935 के अधिनियम के तहत। 1919 वाला तो जानते हैं, सांप्रदायिक, है ना, सांप्रदायिक है ना, प्रणाली की बात करते हैं। ये किसके तहत लाया गया था? 1909 के, है ना, भारत परिषद अधिनियम। अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन थे? सबसे पहले तो ये जानिए कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ। गठन की बात करते हैं 2 सितंबर को हुआ, सितंबर 1946 में। और जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ तो उसमें कई लोग जो है मंत्री बना। ठीक है, मंत्री बना, तो उसी मंत्री में से पूछ रहा है कि रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह थे। रक्षा कौन करेंगे? बल दे करके। रक्षा कौन करेंगे? बल दे करके। जगजीवन राम की बात करते हैं, इन्होंने जो है श्रम मंत्री, है ना, श्रम मंत्री थे। अरे जग में कुछ तो श्रम करो, श्रम मंत्री जगजीवन राम। बलदेव जी, है ना, बल है इनके पास, इसीलिए रक्षा करेंगे। जॉन मथाई की बात करते हैं तो उद्योग एवं नागरिक नागरिक आपूर्ति मंत्री थे, आपूर्ति मंत्री। ठीक है, सिराज गोपालाचार्य की बात करते हैं तो शिक्षा व कला मंत्री थे। शिक्षा व कला मंत्री थे।
अगला प्रश्न, संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थी। देखिए, संविधान सभा का जो गठन हुआ था, संविधान सभा का गठन हुआ था 6 दिसंबर को, 6 दिसंबर 1940 को हुआ था। और संविधान सभा में जो है कुल कितनी महिलाएं थे? कुल महिला की बात करते हैं, कुल जो महिला थी आपको 15 थे। कुल महिला कितना था? 15 था। अब उसमें से पूछ रहा है कि एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? 15 में से एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? एकमात्र, तो बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल, यही एकमात्र महिला थी। तो क्या थी? मोहम्मदन थी। फातिमा बीवी की बात करते हैं, तो ये क्या थी? सर्वोच्च न्यायालय के, हाँ, सर्वोच्च सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम, न प्रथम महिला महिला मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश अगर आपसे पूछेगा तो क्या हो जाएगा? तो आपको फातिमा बीबी हो जाएगा। ठीक है। अरुणा असफ अली की बात करते हैं, तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, छोड़ो भारत छोड़ो आंदोलन में आंदोलन में राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली, है ना, फहराने वाली, है ना, के रूप में जाने जाते हैं, है ना, कौन? तो ये अरुणा असफ अली। देशी रियासतों से प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला थी, वही 15 में से पूछ रहा है। एक मोहम्मदन कौन थी? एजाज रसूल। अब पूछ रहा है कि देशी, है ना, देशी रियासतों से, तो देखिए देशी रियासतों से भी प्रतिनिधित्व किया था। तो महिला में अगर देखा जाए तो एनी मस्करनी थी, एनी मस्करनी थी। ठीक है। रसूल की बात करते हैं, तो एकमात्र मुस्लिम है, मुस्लिम महिला थी, है ना, महिला थी, एकमात्र मुस्लिम महिला थी। और हंसा मेहता की अगर हम बात करते हैं, हंसा मेहता के, तो इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे। ठीक है। इंडिया या वुमेन्स कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्ष कौन थी? तो हंसा मेहता थी। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा में जो है इनमें से देखना है कि कौन सदस्य नहीं था। तो आपको महात्मा गांधी भी नहीं थे, जिन्ना भी नहीं थे, अर्थात दोनों हो जाएगा। ठीक है। जिन्ना और गांधी नहीं थे। विश्व में संविधान का उद्भव हुआ है, विश्व में पूछ रहा है संविधान का जो उद्भव हुआ, उत्पन्न हुआ, ये ब्रिटेन से हुआ है। ठीक है। लेकिन आपसे पूछेगा कि विश्व में विश्व में सर्वप्रथम सर्वप्रथम लिखित संविधान जो है वह किस देश की है? लिखित संविधान अमेरिका की है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि सबसे, है ना, सर्वाधिक, लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है। सर्वाधिक विस्तृत, है ना, विस्तृत, सर्वाधिक विस्तृत लिखित संविधान जो है ये किसका है? तो अपना भारत का है। किसका है? तो अपना भारत का है। अगला क्वेश्चन, ब्लू शिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, डपलर प्रभाव पर। ठीक है। ब्लू शिफ्ट हो गया। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो देखिए एक प्रकाश वर्ष बराबर अगर देखा जाए तो 9.46 गुने 10^12 यहाँ पर पावर हो जाएगा। ठीक है। पावर पावर पावर। ठीक। देखिए यहाँ पर 5 दशमलव हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है तो 5.88 गुने 10^6 मील, 9.46 गुने 10^12 किलोमीटर, 9.46 गुने 10^15 मीटर, तीनों का तीनों होता है। ठीक है। तो तीनों कंडीशन में आपको ध्यान में रखना है। तीनों कंडीशन में, मील में अगर पूछेगा तो 5.88 गुने 10^6 मील, किलोमीटर में 9.46 गुने 10^12, और मीटर में पूछेगा तो 10^15। तरफ पीर पंजाल दर्रा स्थित है। पीर पंजाल दर्रा कहाँ है? दर्रा दर्रा, है ना। दर्रा किसको कहते हैं? दो पहाड़ियों के बीच में जो सकरी रास्ता जाता है उसको दर्रा कहते हैं। और ये पीर पंजाल जो दर्रा है वो कहाँ है? तो लद्दाख में है। ठीक है। उत्तराखंड में जो है आपको माना दर्रा है, माना दर्रा कहाँ है? तो उत्तराखंड में। माना दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है। लीपू दर्रा भी आपको उत्तराखंड में है। लीपू दर्रा हो गया, माना दर्रा हो गया, सब उत्तराखंड में हो गया।
ठीक है। जोजिला दर्रा आपका, जोजिला, जोजिला दर्रा हो गया, है, तो कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। सिपकिला दर्रा जोड़ता है किसको किससे, सिपकिला दर्रा, तो सिपकिला दर्रा की बात करते हैं तो ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। श्रीनगर को गिलगित से कौन जोड़ता है, तो बुर्जिल दर्रा, श्रीनगर को गिलगित से जो है आपको कौन जोड़ता है, तो बुर्जिला दर्रा, बुर्जिला, ठीक है, बुर्जिला, बुर्जिला दर्रा जोड़ता है, ठीक है। सिपकिला हो ये गया, बुर्जिला हो ये गया। अब श्रीनगर की बात करते हैं, श्रीनगर को कारगिल और लेह से ये जोजिला दर्रा, जोजिला, जोजिला दर्रा। अगला प्रश्न, आदम का पुल किसके किसके बीच स्थित है, तो भारत एवं श्रीलंका के मध्य है, ठीक है। शिमला और तिब्बत के बीच में, मैंने अभी बताया सिपकिला दर्रा, श्रीनगर को कारगिल और लेह से, ये बताया जोजिला दर्रा, ठीक है, जो जिला दर्रा। अब बुर्जिला दर्रा की बात करते हैं, तो वो जो है आपको शिमला से गिलगित, है ना, सॉरी श्रीनगर को गिलगित से, श्रीनगर को गिलगित से। अरुणाचल प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है, तो अरुणाचल प्रदेश की जो सर्वाधिक सीमा है वह म्यांमार से लगती है ना। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि म्यांमार से, है ना, म्यांमार से जो है कितने राज्यों की सीमा लगती है, म्यांमार से राज्य, राज्य की सीमा, राज्य की सीमा जो लगती है वह 4 लगती है, कितने लगती है, 4 लगती है। पहला की बात करते हैं तो आपको अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। दूसरा की बात करते हैं नागालैंड है, नागालैंड है। तीसरा की बात करते हैं मिजोरम है और मणिपुर है, मणिपुर हो गया, मणिपुर हो जाएगा और मिजोरम हो जाएगा। तो ये चारों जो स्टेट है, ये चारों जो राज्य है आपको किससे टच करती है, म्यांमार से। लेकिन म्यांमार से सबसे ज्यादा टच करने वाली कौन है, अरुणाचल प्रदेश है। निम्नलिखित विकसित देशों की, विकसित है ये चारों, ये तीनों क्या है, विकसित देश है, देशों की उदारवादी अर्थव्यवस्था है, तो किसकी उदारवादी अर्थव्यवस्था है, तीनों का है, तीनों का है, ठीक है, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का। द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का स्रोत माध्यम जो माना जाता है वह एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस है, एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस है। विभवांतर का स्थायी मात्रक क्या है, वोल्ट है ना। विद्युत धारिता का, विद्युत धारिता का जो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, फैराडे हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध का ओम हो जाएगा। विद्युत आवेश की बात करते हैं, विद्युत आवेश की, तो विद्युत आवेश का जो बात करते हैं हम तो कूलाम हो जाएगा। एक वर्ग फुट बराबर होता है ना, एक वर्ग फुट बराबर 0.0929 वर्ग मीटर, है ना, 0 और एक वर्ग मीटर बराबर कितना होता है, एक वर्ग मीटर, एक वर्ग मीटर, एक वर्ग मीटर बराबर जो है ना कितना होता है, तो 10.765 वर्ग फुट। प्रतिबल राशि है ना, प्रतिबल की बात करते हैं तो प्रतिबल जो राशि है वह कैसी राशि है, अदिश राशि है। प्रतिबल कैसी राशि है, अदिश राशि है। प्रतिबल की बात करते हैं तो इसका जो है बीमा, है ना, आपसे बीमा पूछ सकता है कि इसका बीमा कितना होता है, तो एम एल टी इनवर्स, एम एल टी इनवर्स, एम एल एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2 होता है, ठीक है, एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सीजीएस पद्धति में दूरी का मात्रक, तो देखिए सीजीएस मैंने बताया था ना कि जो मात्रकों की जो पद्धति है वो 4 प्रकार का है, सीजीएस है, एफपीएस है, आपको एसआई है ना, एमकेएस है, 4 को हुआ ना, तो सीजीएस बोल रहा है, तो सीजीएस को जो फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, है ना, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सीजीएस में सेंटीमीटर। और एसआई पद्धति में जो है लंबाई का क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा एसआई पद्धति में, ठीक है, एसआई पद्धति में। जो तत्व धातु और अधातु का गुण रखता है, इसमें धातु का गुण हो अधातु का भी गुण हो तो उपधातु कहते हैं, और उपधातु की संख्या कितनी है, तो
7 है। कितना है? 7 है। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व है, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है ना? ऑक्सीजन के बाद जो है 1 नंबर हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा, 5 नंबर हो जाएगा और ये 6 नंबर है। ठीक है, तो आपको सीरियल याद रखना है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन, ठीक है, O2 हो जाएगा, आपको सिलिकॉन हो जाएगा, ठीक है, और क्या है? एल्युमिनियम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? लोहा हो जाएगा, ठीक है। लोहा के बाद जो है कैल्शियम हो जाएगा, है ना? कैल्शियम के बाद जो है आपका सोडियम हो जाएगा। तो इसमें से अगर सबसे ज़्यादा पूछे क्या हो जाएगा? O2, सबसे कम पूछे तो सोडियम। तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन है? ऑक्सीजन। सबसे कम कौन है? सोडियम है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु, अभी धातु पूछ दिया है, ठीक है। अभी क्या पूछ दिया है? धातु। तो सबसे ज़्यादा धातु एल्युमिनियम है, ठीक है। एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा है, एल, है ना? लोहा उसके बाद है ना? उसके बाद क्या है? कैल्शियम है और उसके बाद जो है आपका सोडियम है। तो इतना चारों को क्रम कम से कम ध्यान में रखना है। अपेंडिक्स उदाहरण है, अपेंडिक्स नहीं कहता है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना है। अपशिष्ट, अवशेषी है, उसका कोई काम ही नहीं है ना? पहले के समय में उसका काम था, लेकिन अब नहीं है। ये क्या है? अवशेषी अंग है। ये क्या है? अवशेषी अंग है। सजीव व निर्जीव कड़ी है, कड़ी का उदाहरण है। सजीव और निर्जीव कड़ी का जो उदाहरण है वायरस है। वायरस जो है वो सजीव और निर्जीव, निर्जीव में भी जा करके जो है वायरस क्या होता है? जिंदा हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का नियम किसने दिया था? तो उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति नियम लैमार्क ने दिया था। ठीक है, लैमार्क ने दिया था। आपको चार्ल्स डार्विन की बात करते हैं तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, प्राकृतिक वर्ण, वर्ण का सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो ये किसके द्वारा दिया गया था? चार्ल्स डार्विन। वनस्पति विज्ञान का जनक, वनस्पति विज्ञान के जनक जो है किसके कहा जाता है? फ्रेस्टस को, है ना? अंतः एडिशन, एडिशन की बात करते हैं तो अंतःस्रावी विज्ञान, ठीक है, अंतःस्रावी, अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कहलाता है कौन? एडिशन। तारकाय की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो बेंडेन के द्वारा। लेकिन तारकाय का नामकरण, तारकाय का नामकरण, नामकरण ये सेल का क्वेश्चन है ना? सेल जो पढ़े होंगे पता होगा। पोर्टर की बात करते हैं तो ईआर की खोज, ईआर की खोज, ईआर मतलब क्या हुआ? एंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है, अंतःप्रद्रव्य जालिका। पादप व जंतु के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? पादप और जंतु, युगलिना कहते हैं। पादप और जंतु के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? तो युगलिना कहते हैं, पादप और जंतु। ठीक है, एनेलिडा और ऑर्थोपेडा, एनेलिडा व ऑर्थोपेडा, ऑर्थोपोडा के, है ना, कि बीच, बीच की कड़ी, बीच की कड़ी को, बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? पेरिपेट्स कहते हैं, पेरिपेट्स, पेरिपेट्स। अगला प्रश्न। निम्न में से किसमें लवक नहीं पाए जाते हैं? लवक, है ना? लवक तो जीवाणु में भी नहीं पाया जाता है, नीली हरी शैवाल में भी नहीं, कवक में भी नहीं, अर्थात इनमें से सभी हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला फाइटर पायलट, भारत की प्रथम महिला फाइटर पायलट, तो ये है आपको भावना कंठ, प्रथम। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि भारत की प्रथम, है ना, फाइटर जेट, फाइटर जेट उड़ाने वाली, जेट उड़ाने वाली, जेट उड़ाने वाली जो प्रथम महिला है अवनी चतुर्वेदी है। ठीक है, अवनी चतुर्वेदी है। गीता रानी की बात करते हैं, ये आर्मी, है ना, महिला में जो है आर्मी ऑफिसर है, प्रथम आर्मी ऑफिसर है। दीपिका मिश्रा जो है वीरता, वीरता पदक जीतने वाली, है ना, जीतने वाली प्रथम महिला है, वाली प्रथम, प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय क्या है? तो महिला है। कहाँ के महिला थे? वायुसेना का, वायुसेना, एयरफोर्स। ठीक, यूरोपीय निवेश बैंक की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, यूरोपीय निवेश बैंक की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था? नदिया केल्विनी, नदिया केल्विनी, है ना। विगदिल फिल्वो गदो तोर की बात करते हैं
तो इसका जो है प्रथम महिला है सब, ठीक है। प्रथम आपको निर्वाचित, प्रथम निर्वाचित महिला राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति विश्व भर की बात कर रहे हैं, विश्व में, ठीक है। निर्वाचित प्रथम महिला राष्ट्रपति आयशा मलिक जो है प्रथम, प्रथम हिंदू, है ना, प्रथम हिंदू न्यायाधीश थी, प्रथम हिंदू न्यायाधीश विश्व में। मार्गरेट थैचर जो है इंग्लैंड की, इंग्लैंड की, इंग्लैंड की प्रथम महिला, प्रथम महिला प्रधानमंत्री था, क्या था, प्रधानमंत्री। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हीरालाल जी कानिया, है ना। लोकसभा के, लोकसभा के प्रथम स्पीकर, प्रथम स्पीकर की बात करते हैं तो कौन है, आपको गणेश वासुदेव मावलंकर है, ठीक है। बिमेश चंद्र बनर्जी की बात करते हैं तो आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, है ना, अध्यक्षता, अध्यक्षता करने वाले प्रथम व्यक्ति, है ना, प्रथम व्यक्ति थे। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है प्रथम भारतीय जी, इनको नोबेल पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार। और नोबेल पुरस्कार कब मिला, 1913 में, इसमें गीतांजलि में, गीतांजलि पुस्तक में। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम विश्वविद्यालय है, भारत की प्रथम विश्वविद्यालय पूछ रहा है तो नालंदा हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर पूछेगा कि विश्व की प्रथम, विश्व की प्रथम विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय जो है वह कौन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय है। और दूसरा में आ जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। लेकिन भारत में पहला कौन है, तो नालंदा। विश्व में दूसरा कौन है, नालंदा। विश्व में पहला कौन है, तक्षशिला। विक्रमशिला कहाँ है, तो तीसरा है ना, थर्ड, है ना, थर्ड लिख देते हैं, ये तीसरा नंबर है, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो स्थापना किया था वह धर्मपाल के द्वारा किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त। आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय, ये विश्व की, है ना, नहीं, भारत की, भारत की प्रथम, है ना, खुला विश्वविद्यालय, खुला है बीबी, है ना, बीबी मतलब विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन, पिच साइड, है ना, पिच साइड माई लाइफ इन इंडिया क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है, पिच साइड माई लाइफ इन इंडिया, तो अमृत माथुर है। कौन है, अमृत माथुर है, अमृत माथुर, ठीक है। अरविंद मंडलोई की बात करते हैं, ये जो है जादूनामा, जादूनामा, जादूनामा पुस्तक के लेखक कौन है, अरविंद मंडलोई, है ना। रिफॉर्म नेशन, है ना, गौतम चिक्रमने जो है ये किसका लेखक है, रिफॉर्म नेशन का, रिफॉर्म नेशन, रिफॉर्म नेशन की अगर हम बात करते हैं तो कौन हो जाएगा आपको, गौतम चिक्रमने, रिफॉर्म नेशन, ठीक है। साइप्रस देश की प्रथम राष्ट्रपति संन्यास सेन है। त्रिगवेली की बात करते हैं, यूएनओ के प्रथम, यूएनओ के प्रथम महासचिव, महासचिव जो थे कौन थे, त्रिगवेली थे। गीता गोपीनाथ की बात करते हैं तो ये आईएमएफ, आईएमएफ के प्रथम महिला, है ना, उपनिदेशक, उप निदेशक थी, ठीक है, उप निदेशक। सर्वाधिक तीव्र गति से दौड़ने वाला जानवर चीता है, ठीक है। यूपीआई यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल किस देश की समाचार एजेंसी है, तो ये जो है आपका किसका है, तो अमेरिका का है, ठीक है। अमेरिका का जो है एक और है एसोसिएटेड प्रेस, एसोसिएटेड, एसोसिएटेड प्रेस जो है अमेरिका का ही है। इनका जो है सिन्हुआ है, सिन्हुआ, इनका सिन्हुआ है, ब्रिटेन के राइटर्स है, ठीक है, राइटर्स है। भारत की बात करते हैं तो यूनिवार्ता है ना, भारत की बात करते हैं तो यूनिवार्ता, ठीक है, यूनिवार्ता हो जाएगा, यूनिवार्ता हो गया। आपको और क्या होता है, यूटीआई, है ना, यूटीआई नहीं पीटीआई, है ना, पीटीआई हो जाएगा, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई हो जाएगा। यूएनआई हो जाएगा, यूएनआई यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, है ना, ये सब जो है भारत का है। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है 16 जनवरी को, 15 जनवरी को
क्या मनाया जाता है? थल सेना दिवस, थल सेना दिवस। 12 जनवरी को आपको युवा दिवस है, राष्ट्रीय युवा दिवस, युवा दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी हिंदी दिवस। ठीक है, तो ये था हमारा 50 क्वेश्चन का जो है विथ डिस्कशन का सीरीज। क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। ठीक है, जितना हो सकता है जल्दी जल्दी हमने खींचने की कोशिश किया है। ठीक है, अगर 2-4 मिनट बढ़ गया होगा वीडियो तो माफ कीजिएगा, है ना, आप ही के लिए बढ़ा है। ठीक है, तो चलिए इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में सुबह 6 बजे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।